नमस्ते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक रिंग है, इट्स ए रिंग मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। और इसका टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, मतलब एक सीधा वायर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और इसको बेंड करके क्या बना दिया हमने, एक रिंग। ओके, नाउ दिस इज कनेक्टेड। इस रिंग के दो हिस्से उठाए, एक पॉइंट यहां से लिया और एक पॉइंट यहां से लिया। ओके, और ये कुछ इस तरीके से है। ये डॉटेड मतलब ये कुछ कनेक्शंस नहीं है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मैं कि इनपुट आउटपुट कहां से लिया गया है इस सर्किट के लिए। एंड दे आर कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड द ब्लू जो है वो आपके कनेक्टिंग वायर्स हैं विच आर परफेक्टली कंडक्टिंग। एंड दिस बैटरी इज 3 volt, 1 ohm. It is 3 volt, 1 ohm. ठीक है, तो 1 ohm इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 3 volt इसका EMF है, and this is the ring. So my question here is find current flowing through the battery. इन बैटरी को कितना करंट क्रॉस कर रहा है। Also find power supplied by the battery. Power supplied by the battery. Okay. So in this question आपको रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हियर टू हियर एंड एवरीवेयर। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इस पोर्शन का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, हम इस पोर्शन का भी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, एंड वी विल रीड्रॉ आवर सर्किट। सो सी, मान लीजिए आपके यहां से यहां तक के पोर्शन का रेजिस्टेंस R1 है और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 है। अब आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेंथ लगेगी, तो ये जो आर्क लेंथ है उसे आप L1 मान लें और बचा हुआ जो आर्क लेंथ है उसे आप L2 मान लें। ओके, एंड इन पॉइंट्स को सपोज A B मैंने बोल दिया। यहाँ पे जस्ट एक समझाने के लिए पॉइंट C और यहाँ पे एक D, तो दो पोर्शन आ गए अपने पास ACB एंड ADB। तो रेजिस्टेंस ऑफ ACB पोर्शन मैंने R1 मान लिया, रेजिस्टेंस ऑफ ADB पोर्शन मैंने R2 मान लिया। आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्मूला होता है रो L बाई A। अब रो रेजिस्टिविटी है, एंटायर रिंग की रेजिस्टिविटी सेम ही होगी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी क्या है, हर एक जगह का सेम है। तो आप क्या बोलेंगे कि आपका जो रेजिस्टेंस है किसी भी पोर्शन ऑफ रिंग का वो इसकी लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फिर ये जो R1 R2 हम कैसे निकाल सकते हैं, वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो R1 डिवाइडेड बाय R2 है वो आपका L1 बाय L2 के इक्वल आ जाएगा। Now how will you calculate L1 arc length is radius into the angle made by arc on the center। तो ये एंगल जो बना रहा है वो 90 बना रहा है और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 3π/2 बना रहा है। और मान लो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्मॉल r या फिर रेडियस में कुछ x ले लेता हूँ। ओके, सो व्हाट विल बी दिस L1 will be equal to π/2 into radius x and this will be 3π/2 into x। ठीक है, कुछ भी एंगल रहता तो आप कर पाते। तो आपके पास ये क्या आ गया, R1 बाय R2, इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 1/3। अच्छा, और R1 प्लस R2 टोटल रिंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास। और आपको ये भी दिया गया है कि R1 प्लस R2 जो है वो एंटायर रिंग का रेजिस्टेंस है, और जो कितना दिया हुआ है आपको 10। तो by using these two expressions you can find the resistances of individual part। So R1 will be equal to
1/4 इंटू 10, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 5/2 ओम, और R2 आ जाएगा आपके पास 3/4 इंटू 10। ठीक है, तो 15/2 आ जाएगा। आप देखें इनको ऐड करके तो आपको 10 ओम मिलेगा। अब सर्किट रीड्रॉ कर लीजिए। अब सिंपल रेजिस्टेंस बैटरी सर्किट ये कन्वर्ट हो गया। तो आप पाएंगे कि एक पार्ट है आपके पास ए, है ना, दूसरा पार्ट है आपके पास बी, और आपके पास दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है ए बी के बीच में। एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है R2, और इनके बीच में और क्या कनेक्टेड है आपकी बैटरी। दिस इज ए, दिस इज बी, और ये बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे। ए जो है वो लो पोटेंशियल पे है, बी हाई पोटेंशियल पे है। और बैटरी का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है कि नहीं? हाँ जी, बैटरी का भी अपना एक रेजिस्टेंस है, जिसे मैं इंटरनल रेजिस्टेंस से दिखा दे रहा हूँ, स्मॉल r, विच इज 1 ओम, एंड बैटरी का जो EMF है वो 3 वोल्ट है। सो दिस इज व्हाट यू गॉट, दिस इज 5/2 एंड 15/2। तो ये बहुत ही आसान सा सर्किट बन गया। हम आसानी से निकाल सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपको किस में दिख रहे हैं? पैरेलल। तो कितना हो जाएगा आपका R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2? सो यू विल गेट 5 इंटू 15, 75 डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं लिख ही लेते हैं अपन। सो 75/4 डिवाइडेड बाय 10, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा एंड 15, सो आई विल हैव 15/8 ओम। ठीक है, वेल तो अब ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। आप देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और इस पोर्शन का टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया 15/8 ओम, और हियर इज द बैटरी। ठीक है, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए? ये दोनों कनेक्टेड हो गए सीरीज में, है ना। जो करंट यहां से जा रहा होगा वो ये यहां से आ रहा होगा। मान लीजिए करंट आई है, तो फिर इनका जो R इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी है वो समेशन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 15/8, तो ये हो जाएगा आपके पास 23/8 ओम। So can you find the current flowing through the battery very easily? So current flowing will be equal to E by R equivalent. So it will be 3 divided by 23/8. So how much current you have is 24 divided by 23 ampere. This is answer of one part you have. ठीक है, 24 divided by 23 ampere. Heat produced in the battery. So बैटरी आप पता करिए डिस्चार्जिंग है या चार्जिंग है। लास्ट लेक्चर मैंने सिखाया आपको कि डिस्चार्जिंग बैटरी कितनी क्या करती है, पावर सप्लाई करती है। ठीक है, और चार्जिंग बैटरी पावर एब्जॉर्ब करती है। डिस्चार्जिंग बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है? EI - I²R, और चार्जिंग EI + I²R एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, सो आप जब यहाँ पे पावर सप्लाई बाय बैटरी कभी भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि वो बैटरी चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है। सो हियर इज माय बैटरी। ठीक है, और उसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, दिस इज अ डिस्चार्जिंग बैटरी। करंट में आ गया अपने पास 24/23। सो आई कैन राइट पावर सप्लाइड बाय बैटरी will be EI - I²R. So you can write it as 3 into 24/3 minus 24/23, 24/23 का स्क्वायर into 1. So you can take 24/23 out, 3 minus 24/23. So that way how much it becomes? 69 minus 24, 45. So you'll have 24 into 45 divided by 23 का square. These many watt power is supplied by this battery here. Okay? अब आप ये दिखा सकते हैं कि ये जो पावर बैटरी ने सप्लाई की है वो पावर किसे मिल रही है? रिंग को। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द रिंग, हीट हो रही होगी रिंग। ठीक है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों सेम आने चाहिए,
क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी. सो पावर कंज्यूम्ड बाय रिंग वो आप कैसे निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ रिंग. अब रेजिस्टेंस ऑफ रिंग आप 10 ओम मत रख देना, क्योंकि बैटरी सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफ रिंग कितना आ रहा है यहां पे, ठीक है. ये इस रेजिस्टेंस को मैं बोल दे रहा हूं आर नॉट, ठीक है. दिस रेजिस्टेंस, दिस इज हाउ बैटरी के लिए रिंग इस तरीके से दिख रहा है. सो आई इज 24 बाई 23 का स्क्वायर इंटू हाउ मच इज दिस रेजिस्टेंस इज 15 बाय 8. तो आप चेक करिए कि आपको सेम आ रहा है. 24 इंटू 23 का स्क्वायर इंटू 15 बाय 8. यस, आई एम गेटिंग सेम, इट मस्ट बी. सो आई एम हैविंग 24 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 23 का स्क्वायर. These many watt power is consumed in the ring, okay, and this many watt is supplied by the battery. So overall energy is balanced. But ये एनर्जी क्या सर्किट में रह रही है? नहीं, ये एनर्जी सर्किट से बाहर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और बैटरी लगातार एनर्जी पंप कर रही है रिंग में, जिससे बैटरी की केमिकल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम. ओके, वेल, लेट्स ट्राई अनदर. आपको एक रेजिस्टेंस नेटवर्क दिया हुआ है, दैट इज ये रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ठीक है, एंड एक और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और ये 2 ओम का है. ऑलराइट, there are two more branches जिनमें कुछ और एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, बैटरीज कनेक्टेड है, पर मुझे पता नहीं है कि वो एलिमेंट्स क्या हैं. पर मुझे उसने ये दे दिया कि देयर इज ए ब्रांच, अनदर ब्रांच, और इस ब्रांच में जो करंट है, एक डिवाइस लगा दी मैंने करंट मेजर करने की, वो 30 एम्पियर है, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में है. तो यहां पे कुछ और कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बैटरी कुछ होगी, पर इसमें करंट कितना जा रहा है, 30 एम्पियर, और इस ब्रांच में जो करंट मुझे मिल रहा है वो दिया हुआ है 8. हियर द करंट गिवन टू मी इज 8 एम्पियर, और वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है. तुम्हें बताना है current flowing through each resistor, current flowing through each resistor. देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप इसे. See these terminals. ओके, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये दो ब्रांच में पता नहीं मुझे क्या है, पर मुझे ये जरूर पता चल रहा है कि ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम टर्मिनल्स. यहां कुछ भी नहीं है, these are connecting wires. So if I consider this is at V1 potential, ये भी V1 पे आएगा, ये भी V1 पे आएगा, इसे अगर V2 मानूं, ये भी V2, ये भी V2, ठीक है. So all are in parallel. So can I find out how much is the resistance of this network? ठीक है, यहां से आपको करंट जा रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है. So I'm going to find this R equivalent here. Can I? Yes. So 1 by R equivalent will be equal to 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 4. Yeah. So आपको कितना मिल जाएगा? It will be LCM लिया 12 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 6, यहाँ पे 2
और यहाँ पे 3. सो R इक्विवेलेंट मेरे पास आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 11. यस, सो इट इज 12 बाय 11 ओम. वेल, नाउ सी हियर, सब लोग यहां पे देखेंगे, फिलहाल समझने वाला पॉइंट है कि इधर से कितना करंट आ रहा है 30 एम्पियर और जा कितना आ रहा है 8. तो यहां पे जंक्शन लॉ लगाएंगे अपन. कौन सा? केस किरचॉफ्स करंट लॉ. हाँ, वही जंक्शन लॉ, करंट लॉ एक ही बात है. तो इनकमिंग करंट 30, आउटगोइंग करंट 8. तो इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा होगा? डिफरेंस ऑफ दीज टू. इस ब्रांच से करंट जा रहा होगा 22 एम्पियर. ओके, बढ़िया है. तो अब ये किस किस से मिलके बना है? इट इज मेड ऑफ these 3. So how we will find out कि किस में कितना करंट जा रहा है? Not a big deal. Can we find the potential difference across the equivalent resistance? Yes. So use. Let us find this voltage here. ये मैंने V1 V2 माना है. So I'm going to find this V, which is, अब बड़ा कौन होगा? V1, क्योंकि हाई टू लो फ्लो करता है करंट. So it will be equal to current flowing through the equivalent resistance into R equivalent. So voltage will come out to be 22 into 12 divided by 11. So it comes out to be 24 volt. Okay? अब क्या पता चल गया आपको? ध्यान से देख लीजिए. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने आ गए? इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गए 24 वोल्ट, है ना? ये हाई, ये लो. तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा? वोल्टेज है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट. तो करंट होता है V बाय R. तो फटाफट से अपन करंट लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे? बिल्कुल. तो यहाँ करंट आ रहा होगा कितना? 24 बाई 6 मतलब 4 एम्पियर. यहाँ करंट आ रहा होगा 24 बाई 4 मतलब कितना? 6 एम्पियर्स. एंड यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 24 बाय 2 मतलब 12 एम्पियर. अब आप जंक्शन लॉ समझिए. यहां पे कितना आ रहा है आपका? 30 एम्पियर. कितना चला जा रहा है? 4. कितना चला जा रहा है? 12. तो बचा हुआ कितना? इसमें कितना जाएगा? 30 माइनस 16. सो 30 माइनस 16 विल रिजल्ट इन 14 एम्पियर. यहां आएगा. अब 14 एम्पियर का चेक कर लीजिए. 6 इस ब्रांच में चला गया, 8 इसमें, 14 हो गया. और यहां से आपका 14 एम्पियर वापस जाएगा. ये आपका फाइनल आंसर है. इस क्वेश्चन में ना बनाए, क्वेश्चन अलग से लिखे हैं और इसे फाइनल आप दिखा दें कि किस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है. ठीक है. दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स करंट लॉ. बट एकदम से हमें फील नहीं आती कि अरे क्या हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक. आपसे अभी पूछा जा सकता था पावर कंजम्पशंस इन ईच रजिस्टर्स. यू कैन वेरी वेल फाइंड आइदर बाय V square by R or how much? I square R. Now listen very carefully. This is a conducting wire. What is the voltage across this wire? 0. Yes? Is current 0? No. तो कभी भी ये गलती मत करना कि एक कंडक्टिंग वायर में से पूछ रहा है. बताओ अगर यही पूछ लेता पूरा कि हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग इन दिस पोर्शन, ये मत सोचना रही है तो सेम पोटेंशियल पे है, वोल्टेज 0 सो करंट 0. नो, वोल्टेज 0 करंट 0 कब होता है? जब वहां रेजिस्टेंस हो. पर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो एक परफेक्ट कंडक्टिंग वायर में 0 वोल्ट पर भी करंट हो सकता है. कितना भी हो सकता है. इज दैट ओके? वेल, जैसे ये कुछ वैसा ही है जैसे मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि मासलेस पुलीज वगैरह जो होते थे उन पर नेट फोर्स क्या आता था? 0. बट वो एक्सेलरेट कर सकते थे. यस, एक्सेलरेट कर सकते थे. समथिंग लाइक दैट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था कि आप क्यूब में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उसके डिफरेंट बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल साइड्स के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है. सो सेंड मी योर सॉल्यूशंस ऑन द ग्रुप. अगर आप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसके आंसर्स क्या आते हैं. फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं एंड देखते हैं अगला क्वेश्चन. So here
ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए दिस बैटरी इज 2 वोल्ट कॉमा 1 ओम, दिस नेक्स्ट बैटरी इज 60 volt comma 15 ohm and this is 10 ohm. Okay, so here I am asking what is current flowing from 10 ohm resistor. Find current from 10 ohm. See how can we solve this. अब यहाँ मल्टीपल बैटरीज है, ठीक है, तो सीरीज पैरेलल होगा या नहीं होगा उसे समझिए। तो आप पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लें, फिर जो मैं कर रहा हूं वो अलग डायग्राम में करें। तो मैं रेजिस्टेंस पहले यहां दिखा देता हूं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में दोनों जगह दिखा सकता हूं, इस साइड भी दिखा सकता हूं या फिर मैं इधर भी दिखा सकता हूं, माई चॉइस, उससे क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए मैंने इधर दिखा दिया ये 1 ओम, यहां भी दिखा सकते थे। सपोज 15 ओम, ऐसे भी आप ऊपर नीचे कहीं भी दिखा सकते हो। सो चलो इसे नीचे दिखा देते हैं। अब मेरा सीधा सवाल ये है, क्या ये 1 ओम एंड 10 ओम सीरीज में है? तो ये तो आप बड़े ध्यान से सोच सकते हैं कि यहां से अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो क्या सेम करंट इसमें से जाएगा? नॉट नेसेसरी। Yes, so I cannot say they are in series. Are they in parallel? No, they are not. क्योंकि 10 ohm is connected between this terminal and this terminal. 1 ohm is connected between this terminal and this terminal. So here एक टर्मिनल तो कॉमन है पर दूसरा टर्मिनल कॉमन नहीं है. So they are neither connected in series nor connected in parallel. So what to do? हम क्या लगाना पड़ेगा फिर हमें? Kirchhoff's law. Yes. So let's use Kirchhoff's law. You have the freedom to use Kirchhoff's law, either KCL और KVL, your choice. मैं आपको दोनों से करके बता देता हूं ये क्वेश्चन। देखिए, चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको हम KVL से। मैं करंट्स को वेरिएबल मान रहा हूं, तो मान रहा हूं मैं कि यहां से कुछ करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट I यहां भी गया, ये करंट, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बैटरी करंट सप्लाई करती है। आपको अगर ये अब तक भ्रम है तो निकाल दीजिए, बैटरी करंट सप्लाई नहीं करती। बैटरी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? वोल्टेज क्रिएट करती है। वोल्टेज क्रिएट होते ही अपने आप चार्जेस दौड़ने लग जाते हैं और करंट बना देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही तो इस वायर में मैंने एज्यूम किया I फ्लो हो रहा है, यहां कुछ और कनेक्टेड नहीं है, यहां भी I आ जाएगा। मैंने मान लिया यहां I1 करंट है, तो यहां बचा हुआ जाना चाहिए I माइनस I1। वेरिएबल्स कम से कम ही रखें, फालतू में I2 ना लिखें, क्योंकि यहाँ जंक्शन लॉ तो आप लगा ही सकते हैं। I1 इधर गया तो I माइनस I1 इधर गया, यहाँ पर भी I माइनस I1 आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिसीव होगा तो आप देखिए यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है और ये दोनों मिलके आए। तो I have already taken care of junction law in this scenario. अब मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं, 2 लूप बना के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ लूप कितने बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं, 1, 2 और एक बाहर वाला, और आप बना के देखेंगे तो आपको 2 इक्वेशंस एक जैसी मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले यहाँ पे लूप लॉ लगा रहा हूँ। दिस इज माई लूप 1 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो आई एम यूजिंग KVL, Kirchhoff's voltage law, इन लूप 1। सो क्या मिलेगा? बैटरी पहले क्रॉस हो रही है, बैटरी का जो EMF है वो 2 वोल्ट है, सो राइट +2, लो टू हाई। ये जरूर मेंशन कर लें, हाई लो पॉइंट्स इन रजिस्टर्स, जिससे कि आप किरचॉफ्स लॉ में कोई गलती ना करें। ये हाई लो बैटरी से डिसाइड नहीं हो रहा है, हाई लो डिसाइड हो रहा है करंट से। करंट हाई से लो फ्लो करता है, तो जो आपने एरोज अज्यूम किए हैं उसके हिसाब से प्लस माइनस लगा लीजिए। अब तो यहाँ पे आ गया 2,
आई आर, तो वोल्ट V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2, सॉरी रेजिस्टेंस इज 1, सो आई ही आ जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे आए प्लस से माइनस, सो माइनस ऑफ करंट है आपका I1, रेजिस्टेंस है 10, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो आई रीच द सेम पॉइंट, इट इक्वल टू 0। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस I माइनस 10I1 इक्वल टू 0, इसका मतलब I प्लस 10I1 इक्वल टू 2। दिस इज माई इक्वेशन 1, राइट। नाउ इस लूप में मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा, दिस इज माई लूप 2, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज लूप 2, उसमें मेरा यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 10I1, है ना, V इक्वल टू आई आर ही लगा रहे हैं अपन। फिर यहाँ पे माइनस ऑफ 60 एंड इट विल बी माइनस ऑफ 15 इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास 10I1 माइनस 60 माइनस 15I प्लस 15I1 इक्वल टू 0। सो इट विल बिकम 25I1, ओके, माइनस 15I is equal to 60, you can take 5 common and it will be 5I1 minus 3I is equal to 12. So this will be your equation number 2. अब आप इसे सॉल्व कर ले, तो मेरे पास इक्वेशन 1 लिखी हुई है 10I1 प्लस I इक्वल टू 2, ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैं अपनी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। सो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 30I1 प्लस 3I इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी 5I1 माइनस 3I इक्वल्स टू 12। आई विल एड बोथ, सो आई विल हैव 35I1, दिस विल कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 18। सो आई विल हैव I1 एज 18 डिवाइडेड बाय 35, और ये जो I1 आया है मेरे पास पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब जिस सेंस में मैंने एज्यूम किया उसी सेंस में आपका करंट फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, नाउ वी कैन solve for I also, so by equation 1 only, I can solve for I। तो equation 1 है मेरे पास I plus 10I1 equal to 2, so I will be equal to 2 minus 10, I1 is 18 by 35, so it will come out to be 5 times, sorry हम 5 से कैंसिल करते हैं 2 and this is 7, तो ये आ रहा जा रहा है मेरे पास 14 minus 36 divided by 7, so I is how much, हाँ ठीक है 22 by 7 एम्पियर with a minus, okay, so this is minus 22 by 7, minus indicates कि ये directions opposite होंगी। ओके, सो चलिए आप I माइनस I1 भी निकाल लीजिए, कितना आएगा। तो आया है अपने पास 22 by 7, I1 आया है 18 by 35, सो वो आ जाएगा आपके पास 35, और यहाँ पे 110 माइनस 18, सो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 128 डिवाइडेड बाय 35। ओके, सो आप सर्किट बना के दिखा सकते हैं कौन सी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। So finally, this is the flow of current you have here. Two volt, 1 ohm, 10 ohm, 60 volt, 15 ohm. So here currents देख लीजिए, I1 आपका पॉजिटिव मिला है, तो जिस सेंस में एज्यूम किया था उसी सेंस में लिख देंगे आप 18 by 35 एम्पियर। उसके बाद ये
नेगेटिव मिला है, यानी ये इस टाइप से जा रहा होगा। I माइनस आई वन अपने पास आया है 128 डिवाइडेड बाय 35, ओके। और बचा हुआ करंट ये भी नेगेटिव मिला है I, तो इसका सेंस भी अपोजिट हो जाएगा, और इस I की वैल्यू अपने पास आई है 22/7 एम्पियर। So these are the currents flowing in all these branches. All right. Now you can also solve this question by Kirchhoff's junction law. Okay. So now I'm going to use Kirchhoff's current law instead of loop law. See, can we reduce variables और easy होगा कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। Well, इसमें आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, पोटेंशियल। सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं पोटेंशियल्स, किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ता है। मान लीजिए, चलो मैं किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान सकता हूं। तो सपोज मैं इसे 0 वोल्ट मान रहा हूं, आप इसे भी मान सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसे मान लिया 0 वोल्ट, तो फिर ये वाला पॉइंट किस पे आ गया, 60 वोल्ट। यहां से यहां कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो ये किस पे आ गया, 60 वोल्ट। ये किस पे आ गया, 60 वोल्ट। सही बात। अब आपको और कहीं एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता या फिर ये नहीं पता। तो चलो मैंने इसे x वोल्ट मान लिया, तो ये भी क्या आएगा, x वोल्ट, ये भी क्या आएगा, x वोल्ट। तो फिर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कितना आएगा, ये लो x है और डिफरेंस आपका 2 है, तो ये 2 + x आना चाहिए, ठीक है, 2 + x वोल्ट। तो हाउ मेनी अननोन्स I can see here, just check. I have only one unknown which is x. So यहाँ पे ये हैंडल करना इजी होना चाहिए फिर। तो लेट्स ट्राई। सो जंक्शन लॉ लगा रहा हूं मैं। जंक्शन लॉ आप कहीं से भी लगा सकते हैं, किसी भी वेरिएबल से। मैं ईस्ट के अबाउट भी, यहाँ भी कहीं भी। तो चलो मैं यहाँ लगा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज अ जंक्शन। इस जंक्शन पे मैं जंक्शन लॉ यूज कर रहा हूं। कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, ओके। सबसे पहले जब भी हम जंक्शन लॉ लगाएंगे तो हमारा जो जंक्शन है उसकी पोटेंशियल को हम क्या मान के चलते हैं, हाईएस्ट। लोएस्ट भी मान सकते हो, बट लेट इट बी हाईएस्ट, उससे कुछ चेंज नहीं होता। सो यूजिंग KCL एट जंक्शन, जो मैं शो कर रहा हूं यहां पे, तो सबसे पहले मैं मिडिल ब्रांच का करंट लिख रहा हूं। तो क्या रखेंगे जंक्शन लॉ में अपन, करंट लीविंग, नेट करंट लीविंग द जंक्शन इक्वल टू 0, ये यूज कर रहा हूं मैं। तो एक करंट लीव कर रहा होगा इधर, मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट है, एक इधर और एक इधर। पहले मैं ये वाला करंट लिख रहा हूं। अब ये दिमाग में बिठा ले कि आप जब करंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, V/R। तो इस ब्रांच में वोल्टेज क्या बन रहा है आपका, x माइनस 60, रेजिस्टेंस कितना है 10, ओके। वेल, इस ब्रांच में नाउ, अरे भाई ये भी x, ये भी x, तो x माइनस x 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज 0, तो 0/0 है ना, नहीं चलेगा काम। पर क्या कोई करंट नहीं जा रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। सो लेट्स मूव अप। वॉट एवर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो यहाँ भी कर रहा होगा। तो मान लीजिए ये I1 है, तो मैंने ये वाला जो टर्म है वो आपके लिए I1 लिख दिया, ठीक है। ये I2 है, तो ये वाला टर्म आपके लिए I2 है। I2 यहाँ भी जा रहा होगा, मुझे तो करंट चाहिए। अच्छा, बैटरी से भी नहीं लिख सकता मैं करंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, क्या करूं उसका मैं, करंट तो कुछ भी आ सकता है ना। तो और आगे बढ़ेंगे अपन, और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें से भी तो I2 ही जा रहा है, यहां लिख सकते हैं अपन। कैन यू अंडरस्टैंड। अब मैं करंट ऐसे एज्यूम कर रहा हूं आउटवर्ड फ्रॉम दिस जंक्शन, तो इसलिए ये हाई माना जाएगा हमारा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, I2 की वैल्यू को प्लस 2 + x माइनस 60 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस हियर। ये आपका कौन सा टर्म आ गया, I2, ये I2 आ गया, ठीक है। एंड दिस टर्म इज I1। तीसरा मुझे यहां चाहिए, यहां से यहां तक गया, कुछ नहीं लिख पाऊंगा मैं, पर यहां लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस है, तो बिटवीन दीज टू। सो क्या बन जाएगा, ये थर्ड, इसे आप I3 मान लीजिए। सो I3 टर्म मुझे मिल रहा है x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15 equal to 0. So you can try to solve this and solve for x and check what is I1, I2, I3 we are getting. So let's take the LCM. So I have 15 and 10
तो इसका सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूं, ये एलसीएम कितना बनेगा इसका, इसमें है 5 इंटू 3, इसमें है 5 इंटू 2, सो 90 बनेगा. सो आई टुक इट इज 90, 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 9x माइनस 540. ठीक है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा 90 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये पहले लिखा कितना है, ये लिखा हुआ है x माइनस 58, तो ये हो जाएगा 90x माइनस 90 इंटू 58. ओके, फिर यहाँ पे 6x इक्वल टू 0. सो लेट अस सॉल्व फॉर दिस एक्सप्रेशन. तो हमारे पास आ रहा है 9x, 90x एंड 6x. तो कितना हो गया ये 99 यानी 105x, और एक कांस्टेंट टर्म्स क्या बन रहे हैं 540, और इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आएगा 252. ठीक है, तो इक्वल टू 0. सो x कम्स आउट टू बी, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये आएगा मेरे पास 0, 6, 7, 5 डिवाइडेड बाय 105. सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग हियर. यस, इसे अगर मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, 1, 1, 1, 5, 2. ठीक है, 3 से और कैंसिल हो गए, सो 3 कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, फिर कितनी बार जाएगा ये 8 टाइम्स और 4 टाइम्स. ठीक है, 7 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये आ गया अपने पास 384 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, वोल्ट. अब चलिए, वी आर इंटरेस्टेड इन 10 ओम. तो I1 हमारे पास कितना आ जाएगा 384 बाई 7 माइनस 60 divided by 10. So let's see how much we have. 384 minus 420 divided by 70. कितना मिलेगा अपने को, माइनस ऑफ we'll have 6, okay, then 3, okay, so we'll have 36 divided by 70. so कितना आ रहा है ये मेरे पास, माइनस ऑफ 18 divided by 35. दिस इज माई 10 ओम. तो मुझे इस ब्रांच में मिला है 18/35 एम्पियर. बाकी ब्रांचेस में भी आप फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. यहाँ पे 60 वोल्ट 15 ओम, और यहाँ पे जो बैटरी थी इट वाज 2 वोल्ट 1 ओम. ओके, देयर इज a 20 वोल्ट 6 ohm 5 ohm and 9 ohm. Okay, there is one more battery connected here. It's of 10 volt and here there's a resistance of 5 ohm, 8 ohm, 7 ohm. Okay, this is 40 volt battery.
This terminal is earth. Find potential of A. Find potential of terminal A. अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहां ये समझेंगे कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल में है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि ये जो बैटरी आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए कि मान लीजिए यहां पे कुछ करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो फिर I1 यहां से एंटर भी करना चाहिए फॉर ए बैटरी। तो यहां पे I1, यहां पे भी क्या होना चाहिए I1। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से इस पॉइंट पे रिसीव भी कितना होना चाहिए I1। इसका मतलब इस जंक्शन पे कोई भी करंट इधर नहीं जा रहा, एग्री और नॉट। सो अगर आपसे मैं पूछूं हाउ मच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम क्रॉसिंग दिस 10 वोल्ट बैटरी, इज 0। करंट flowing through 10 volt battery is equal to 0. I explain again, see here. Suppose मैंने मान लिया कि इस ब्रांच में करंट I1 है, यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, जंक्शन लॉ से I1 इधर आ जाएगा ना। आई एम नॉट श्योर, यहाँ कुछ डिवाइड हो सकता है, ओके लेट इट बी। तो I1 यहाँ से एंट्री भी लेना चाहिए इस बैटरी से। अगर लीव I1 कर रहा है तो बैटरी नेट चार्ज 0 सप्लाई करती है। यहाँ कुछ और नहीं है तो I1 इस ब्रांच से आना चाहिए, यहाँ कुछ और कनेक्टेड नहीं है तो I1 इस ब्रांच से आना चाहिए। इसका मतलब इस जंक्शन पे कोई शेयरिंग नहीं हुई है करंट की। यस, अब यहां से भी सोच लो, मान लो ये बैटरी से करंट अगर I2 फ्लो हो रहा है तो इधर I2 गया होगा, यहां भी I2 इसे वापस भी मिलना चाहिए। इसका मतलब यहां वापस कोई शेयरिंग ऑफ करंट नहीं हुई है। तो ये बैटरी कर क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी इन दो पॉइंट्स के बीच में एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, कितने का, 10 वोल्ट का, बट सच में यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वेल, अब हमें पोटेंशियल निकालनी है। ओके, तो मेरे पास ये अर्थिंग पॉइंट है, इसकी पोटेंशियल कितनी है, 0। हाँ जी, इसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट है। अब मुझे यहां पहुंचने के लिए क्या निकालना जरूरी है, I1। वन कैन फाइंड इजीली, सिर्फ यही अकेला सर्किट है, तो आप फटाफट से यहां पे क्या लगा सकते हैं, लूप लॉ। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो इन दिस लूप, से लूप 1, सो आप क्या करोगे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 6I1 माइनस ऑफ 5I1 माइनस ऑफ 9I1 इक्वल टू 0। सो आपको कितना मिल जाता है, 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 9 20, 20I1 इक्वल टू 0। इसका मतलब I1 आपके पास आ गया 1 एम्पियर। अब आप ओरली कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये 10 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम विल बी I इंटू R, सो इट विल बी 6 वोल्ट। ये इसका लो एंड है, लो पोटेंशियल एंड 10 पे है, तो ये वाला एंड कितने पे होना चाहिए, 16 वोल्ट ओवर। चलिए, इसमें हम पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए मुझे I2 फाइंड करना पड़ेगा, तो देखो I2 पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ये से आप लूप लॉ लगा दीजिए, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो +2 -2 प्लस जा रहा हूं, तो प्लस में ही आएगा वो। सो प्लस ऑफ 5I2, यहाँ भी प्लस ऑफ 8I2, बैटरी I2 लो तो -40 प्लस ऑफ 7I2 इक्वल टू 0। सो आपके पास 20I2 इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो I2 आ जाएगा आपके पास 2 एम्पियर। ठीक है, नाउ आप सोचिए कि इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आएगी। तो इस हिसाब से आप देखें तो 7, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस 7 ओम, इट विल बी I इंटू R, करंट आया है 2, ये 7, तो ये कितना आ जाएगा 14 वोल्ट।
अच्छा ये 0 है, ये हाई एंड है इसका, तो लो एंड कितने पे आएगा? -14 वोल्ट पे. दिस शुड बी एट -14 वोल्ट. नाउ मूविंग हियर, बैटरी का ये लो -14 पे है, तो हाई कितने पे होगा? हाई होगा -14 + 40 पे, जो कितना आ जाएगा आपका 26 वोल्ट. तो यही आपकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी. ओके.